नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एथिक्स यानी पेपर 4 और उसका यूनिट 1 यानी दार्शनिक या विचारक या थिंकर। तो जो दार्शनिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अरस्तु। ये हमारा सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। अरस्तु का पहला वीडियो आ चुका है, उसमें हमने बेसिक जानकारी पढ़ ली है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिए हैं। जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार सिद्धांत क्या है राज्य के संबंध में। अगला आपका है कारणता सिद्धांत। किसी भी घटना के पीछे कई कारण होते हैं, तो कितने प्रकार के कारण की बात इसमें की गई है, सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। मेंस में 3 मार्कर में, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये हमारे नोट्स हैं, जिस नोट्स से हम क्लास में पढ़ते हैं वही नोट्स यदि आपको प्राप्त करना है इस नंबर पे कॉल करिए, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखो, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है arambclass.com। 60,000 वैकेंसी है। टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। arambclass.com पर आप जाइए या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचार के बारे में। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, सबसे पहले वो पढ़ते हैं अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। या तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आपसे बिना किसी कंफ्यूजन के, या फिर पूछेंगे आपसे राज्य व्यक्ति से पहले है, डिफाइन करिए। राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति संबंधी विचार, या फिर वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहा वह या तो पशु है या देवता है, ठीक। या फिर आपसे पूछेंगे राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है और यह जीवन को उन्नत बनाने के लिए कायम है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे आपसे, ठीक। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं आंसर के बारे में। अभी क्वेश्चन है राज्य संबंधी सिद्धांत, तो हमको समझना है कि अरस्तु का राज्य के संबंध में सिद्धांत क्या था, उनको राज्य को लेकर उनके विचार किस प्रकार से थे, समझेंगे आसान भाषा में। अब देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। चलिए फोकस करिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अरस्तु राज्य व समाज में कोई अंतर नहीं मानते। अरस्तु राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं, दोनों को समान रूप से देखते हैं। राज्य की पहली कड़ी परिवार को मानते हैं। राज्य की जो पहली कड़ी है परिवार, और उसी के आधार पर राज्य का विकास संभव है, ठीक। राज्य की पहली कड़ी परिवार है, किंतु राज्य विकास की, मतलब राज्य के विकास की जो पहली कड़ी है वो परिवार है। बिना परिवार के राज्य का विकास संभव नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, अतः किंतु परिवार का क्षेत्र बहुत छोटा है। भाई, अब राज्य की जो पहली कड़ी है वो ये अभिषम मनुष्य है, और राज्य की पहली विकास की जो कड़ी है वो आप परिवार को मानते हो। लेकिन वो कहते हैं कि परिवार का क्षेत्र बहुत छोटा है, जो मानवीय आवश्यकता है उसके आधार पर जो परिवार है उसका क्षेत्र बहुत छोटा है, ठीक। क्या लिखा इसमें, बहुत छोटा है। अतः मनुष्य की आवश्यकताएं केवल परिवार से पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार मनुष्य की कदम बढ़ता है, जो मनुष्य का कदम बढ़ता है एवं ग्राम की ओर अग्रसर होता है। जब ग्राम पूर्णतः विकसित होता है, होकर नई संख्या में बदलता है, तो वह राज्य कहलाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हमने कहा कि राज्य की जो विकास की पहली कड़ी है वो परिवार है, लेकिन परिवार का क्षेत्र बहुत छोटा है। जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं धीमे धीमे बढ़ती हैं, तो उसके आधार पर जब मनुष्य परिवार से संतुष्ट नहीं होता तो उसका विकास करता है, उसका क्षेत्र बढ़ता है उसकी नीड्स के आधार पर, जो उसकी आवश्यकता उसके आधार पर। तो जो उसका क्षेत्र बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ग्राम। और जब उसका जो ग्राम है उसकी भी क्षेत्र छोटा पड़ता है, जो ग्राम है उसका क्षेत्र भी जब मनुष्य को छोटा लगता है तब उसका और विकास होता है, उसका क्षेत्र का और विस्तार होता है। तो जब ग्राम से उसका क्षेत्र विस्तारित होकर और बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं राज्य, ठीक। तो पहले परिवार बना,
फिर ग्राम बना, फिर आपका बन गया राज्य। तो बेसिकली इसका आधार क्या है? इसका आधार है मनुष्य की आवश्यकताएं। तो मनुष्य की जो नीड है, जो उसकी आवश्यकता, उसके आधार पर उसका क्षेत्र धीमे धीमे बढ़ता है। पहले परिवार में रहता है, जब वहां लगता है कि यार अभी क्षेत्र छोटा पड़ रहा है, तब उसका क्षेत्र बढ़ाता है, उसको बोलते हैं ग्राम। और जब ग्राम से भी वो संतुष्ट नहीं होता है तो अपना क्षेत्र और बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राज्य। ठीक है, इस प्रकार से जो मनुष्य की आवश्यकता है उसके आधार पर अपना क्षेत्र धीमे धीमे बढ़ता है और उसी को हम लोग राज्य कहते हैं। बात क्लियर है? तो उसका आधार क्या है? परिवार को राज्य का विकास का केंद्र माना है, उसका आधार माना है, और उसके आधार पर धीमे धीमे जो है वो बढ़ता है। ठीक, तो राज्य आपका ये है। बात क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं राज्य की प्रकृति। देखो, जो राज्य है उसका नेचर कैसा होता है। अब कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि राज्य की प्रकृति समझाइए, राज्य का नेचर समझाइए अरस्तु के आधार पर। अब आपके सामने 3 पॉइंट हैं जिनके आधार पर आपको समझाना है। इसको डिफाइन करिए। मानवीय आवश्यकताओं पर निर्भर मानव समाज में बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा ही राज्य है। ठीक, क्या लिखा इसमें? मानवीय आवश्यकताएं। सपोज करिए यहां पर आपका मनुष्य है और ये उसकी आवश्यकताएं। ठीक है, क्या लिखा इसमें? ये उसकी आवश्यकता है। अब फिर से पढ़ो आप कि मानवीय आवश्यकताओं पर निर्भर मानव समाज में बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा ही राज्य है। मतलब ये जो घेरा है, ये जो घेरा है ये क्या है? ये मानवीय आवश्यकता है। और जब ये घेरा बढ़ता है, ये जो घेरा बढ़ रहा है, ठीक, तो यही राज्य है। मतलब मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर जो घेरा आपका धीमे धीमे बढ़ रहा है वही राज्य है। वो जो पराकाष्ठा है वही राज्य है। बात क्लियर है? ठीक, फिर से पढ़िए। मानवीय आवश्यकताओं पर निर्भर राज्य, जो आपका राज्य है, जो आपका मानव समाज है, वो मानवीय आवश्यकताओं पर निर्भर है। सबसे मेन पॉइंट ये है। और इसका जो घेरा है वो धीमे धीमे बढ़ता है। पढ़ लिया अभी हमने। उसका घेरा है धीमे धीमे बढ़ता है। पहले परिवार बनता है, फिर ग्राम बनता है, फिर आपका बनता है राज्य। इस प्रकार से, और जो ये जो सीमा है ना, ये जो क्षेत्र की सीमा है, वही आपका राज्य है। बात क्लियर है? अब देखो, जो उसकी प्रकृति है वो किस प्रकार से होती है वो समझो आप। राज्य किसी पिंजरे के समान नहीं है जहां मनुष्य बंदी है, बल्कि घोंसले के समान है जहां पर मनुष्य ने तिनका तिनका जोड़कर राज्य का निर्माण किया है। ठीक, तो ये पिंजरा नहीं है, ये तिनका, ये आपका घोंसला के समान है। अगला देखो आप, इस संस्था मनुष्य की भौतिक व नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित हुई है। जो मनुष्य की नैतिक और भौतिक नीड होती है उनको पूरा करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि मनुष्य बीज के समान है और राज्य वृक्ष के समान। अगर राज्य को हम लोग वृक्ष मान ले तो मनुष्य उसका बीज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो, तो ठीक है, तो राज्य की जो प्रकृति है उसको 3 पॉइंट में हमने पढ़ लिया है। 1 2 3। चलो अगला आपका है राज्य के उद्देश्य। राज्य के उद्देश्य व कर्तव्य। अब देखो, जो राज्य, जिस राज्य में हम लोग निवास करते हैं, उस राज्य के कर्तव्य क्या है अपने समाज के प्रति? क्या है कि भैया जो राज्य के निवासी हैं उनके लिए एक अच्छा जीवन देना, एक सुरक्षित जीवन देना, और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। ठीक, तो बेसिक नीड है उनको पूरा करना ही राज्य के कर्तव्य और उसके उद्देश्य होंगे। अब यहां पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला इसका उद्देश्य है अपने सदस्य के लिए आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। बहुत सिंपल है, जो यहाँ के लोग हैं वो अपना जीवन यापन स्वयं कर सकें ऐसा उनको बना देना। अगला है व्यक्तियों की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को विकसित करना। जो उनमें सद्गुण है, जो उनमें गुण है, जो उनमें प्रवृत्ति है, जो उनमें स्किल है, उसको डेवलप करना ताकि वो अच्छा जीवन यापन कर सके। अपने सदस्यों की प्रकृति आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जो उनकी प्राकृतिक आवश्यकता है उनको पूर्ण करना ही राज्य का उद्देश्य है। व्यक्तियों को साधन व वातावरण प्रदान करना। अपने राज्य में जो राज्य के सीएम है, मुख्यमंत्री, उनका कर्तव्य क्या है कि राज्य के जो सदस्य हैं उनके लिए साधन की व्यवस्था करना और वातावरण अच्छा करना, एक अच्छा माहौल करना। अभी जो सीएम है उन्होंने क्या शुरू कर दिया है, जो भी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके घर को तोड़ने का काम इसमें किया जा रहा है ताकि समाज में अच्छा वातावरण बने। ठीक, और साधन की व्यवस्था करना। ठीक, तो ये आपके कर्तव्य राज्य के हैं। वे अपना शारीरिक व व्यक्तियों के साधन व वातावरण देना जिसमें वे अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सके। सर्वोच्च सुख या सुख की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, उनको मोटिवेट करना। अपने व्यक्तियों को सारे संसाधन उपलब्ध कराना जिससे वे विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच सके। तो ये राज्य के बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही कॉमन सेंस पर आधारित हैं।
पढ़ लिया हमने। अब देखो आगे, राज्य के आवश्यक तत्व है ना, जो राज्य के बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि राज्य के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो राज्य के बेसिक तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, उनको पढ़ते हैं, जिनके आधार पर राज्य का निर्माण होगा या जिनके बिना राज्य संभव नहीं है। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। अगर वहां पर लोग नहीं होंगे तो राज्य कैसे बनेगा? सबसे पहला जनसंख्या होगा। पर्याप्त जनसंख्या, जिससे कार्य निष्पादन सरल हो सके। देखो, अगर राज्य है, अगर आपका राज्य है तो उसमें जनसंख्या होना अति आवश्यक है ना। अगर जनसंख्या होगी तो वो काम करेगी, और जो काम करेगी उसके आधार पर वो टैक्स पे करेगी सरकार को, वो जो टैक्स पे करेगी उसके आधार पर ही राज्य का संचालन होगा। ठीक, तो जनसंख्या होना अति आवश्यक है। अगला है राज्य का भूप्रदेश, ना अधिक बड़ा हो ना अधिक छोटा हो, एक बैलेंस वे में एक राज्य का भू क्षेत्र हो जनसंख्या अनुरूप। ठीक, चलो, राज्य का सामाजिक संरचना, स्वामी व दासों में संतुलन। अगर राज्य में स्वामी और दास का बैलेंस नहीं होगा तो समाज का विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर राज्य में दास और स्वामी है तो उनका बेसिक एक रेशियो होना आवश्यक है। ठीक, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो सफल राज्य में संविधान हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था अति आवश्यक है। सिंपल सी बात है। लोकतंत्र आदर्श, लोकतंत्र से सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें मध्यम वर्ग सर्वाधिक हो। मतलब लोकतंत्र के आधार पर एक संविधान का निर्माण किया जाए और उसमें भी मध्यम वर्ग को फोकस किया जाए, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला है विधि का शासन, न्याय और शासन व्यवस्था विधि के अनुरूप होना चाहिए। जो कानून है उसके आधार पर ही न्याय और शासन व्यवस्था चलेगी, तो ही समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा और सबका साथ में सबका विकास संभव हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार सद्गुण। मतलब देखो, अगर हम कहें कि अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपसे पूछूं मैं कि आपके हिसाब से कौन योग्य है, तो आप बोलोगे जिसकी बुद्धि तेज है उसको आप बोलोगे योग्य है। लेकिन जो अरस्तु हैं उन्होंने कहा है कि योग्य वही है जिसमें सद्गुण होंगे, वही योग्य होगा। अब प्रश्न होता है कि सद्गुण कौन से होंगे? तो भी 4 सद्गुण होंगे, वही योग्य होगा और उसे ही शासक बनने का अधिकार होगा। बात क्लियर है आपको? वही योग्य होगा जिसमें 4 सद्गुण होंगे और वही शासक बनेगा, उसी को शासक बनने का अधिकार होगा। बात क्लियर है? चलो, अब ये 4 सद्गुण कौन से हैं? इन्हें कहा गया है, इन्हें कार्डिनल गुण भी कहा गया है। क्या बोला गया है? कार्डिनल गुण, या इन्हें सद्गुण भी कहा गया है। पहला है आपका विवेक, बुद्धि व ज्ञान से इसका संबंध है। अगर शासक बनना है तो आपकी बुद्धि और ज्ञान होना अति आवश्यक है ना। अगला आपका है संयम, आप में धैर्य और आपके नियंत्रण होना अति आवश्यक है, तभी आप सही निर्णय ले पाओगे, है ना। साहस, अगर आप में पराक्रम का भाव नहीं है, देखो साहस बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए आपको, कम भी नहीं चाहिए, बैलेंस वे में साहस होना चाहिए, तभी आप सही निर्णय करोगे। जब आप पे पराक्रम होगा या आप पे किसी का अटैक होगा तो आपको उस समय सही निर्णय करते आना चाहिए, बिना डरे या एकदम से अटैक किए बिना। अगला आपका न्याय, अगर आप में सबके प्रति समानता होगी, आपके मन में सबके प्रति समान भाव होगा, तभी आप सही निर्णय कर पाओगे जिससे सभी का समान रूप से भला हो पाएगा। ठीक, तो अगर आपको शासक बनना है तो शासक में 4 गुण होना अति आवश्यक है, विवेक, संयम, साहस और न्याय। ठीक, तो अरस्तु के अनुसार शासन या शासक में उपरोक्त गुणों का होना अनिवार्य है, तभी वो शासक होगा और तभी उसको योग्य कैटेगरी में माना जाएगा, तभी वो योग्य होगा। ठीक, चलो ये हमने पढ़ ली, सद्गुण पढ़ लिए। अब देखो अगला, अरस्तु द्वारा बताई गई 4 कारण विधाएं। देखो हम पढ़ रहे हैं अगला, ये हमारा है कारणता सिद्धांत। क्या है? कारणता सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर या इस समाज में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना अति आवश्यक है। अगर उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा तो उस घटना का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जो भी घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ही होगा, इसको बोलते हैं कारणता सिद्धांत। अब इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा इसमें, यहां लिखा हुआ है, बहुत आसान भाषा में है। जो कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहता हो
जो कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहता हो, अन्यथा सिद्धि न हो, उसे कारण नहीं कहेंगे, बल्कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। मतलब किसी कारण के होने पर ही जब कार्य होगा उसको बोलते हैं कारण। जिसमें एक कार्य के अनेक कारण दिखाई देते हों, किंतु उन कारणों में से वास्तविक कारण ढूंढना पड़ता है, उसे ही कारण कहा जाता है। बहुत कठिन भाषा है, आप ये समझें कि किसी भी घटना के पीछे कोई कारण होता ही होता है, तभी वो कार्य संपन्न होता है। ये होगा कारण। अब देखो, जो अरस्तु हैं उन्होंने 4 प्रकार के जो है कारण बताएं आपको। मतलब उनके अनुसार में 4 प्रकार के कारण होते हैं जिनके आधार पर कोई घटना घटती है। अब वो कौन कौन से हैं देखो जरा इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो 4 प्रकार के कारण होते हैं। अब सपोज करिए कि आपको कोई मटका बनाना है, कोई मटका का निर्माण करना है, तो मटके के निर्माण में, उसके शरीर के निर्माण में सबसे अति आवश्यक है मिट्टी। ठीक, तो उसके आकार के लिए जो अति आवश्यक वस्तु है उसको बोलेंगे हम लोग उपादान कारण। उसको बोलेंगे हम लोग उपादान कारण यानी मिट्टी। ठीक, मिट्टी के बिना, अरे यार पेन क्यों नहीं आ पा रहा है, हाँ, तो भी मिट्टी के बिना उस मटके का बनना असंभव है। मिट्टी से ही उसका आकार बनेगा। ठीक, तो जो उसके आकार के लिए आवश्यक है उसको बोलते हैं हम लोग उपादान कारण। मिट्टी जो है यहां पर मटके के लिए उपादान कारण होगी। बात क्लियर है। अगला आपका है स्वरूप कारण। अब देखो, जब मटका बना होगा तो उसके पहले कुम्हार के मन में उस मिट्टी का, उस मटके का आकार आया होगा, उसका स्वरूप आया होगा। तो जो कुम्हार के मन में जो स्वरूप मटके का आया होगा, जिसके कारण ही मटका बना, उसको बोलेंगे हम लोग स्वरूप कारण, है ना। इसके मस्तिष्क में कि मुझे कैसा मटका बनाना है, उस स्वरूप को, उस स्वरूप के कारण ही ये मटका का निर्माण हुआ, इसको बोलेंगे स्वरूप। ठीक, तो मिट्टी है उपादान कारण जिसने उसको आकार दिया, और स्वरूप जो उसके मन में जो स्वरूप बना मटके का, जिसके कारण ये मटका बन पाया, उसको बोलेंगे स्वरूप कारण। अगला आपका है निमित्त कारण। ठीक, जिसने इस कार को गति दी, जिसने इसका निर्माण किया यानी कुम्हार, तो कुम्हार यहां पर होगा निमित्त कारण। और जिस उद्देश्य के लिए इस मटके का निर्माण किया गया है उसको बोलेंगे हम लोग प्रायोजक कारण। क्या बोलेंगे? प्रायोजक कारण, या इसे लक्ष्य कारण भी कहा जाता है। वो होगा आपका पानी रखना, मतलब पानी रखने के लिए इसका निर्माण किया गया, उसको बोलेंगे प्रायोजक कारण। ठीक, तो 4 प्रकार के आपके कारण होते हैं। अब इनको पढ़ते हैं बारी बारी से ताकि इसका आंसर आपको मिले, किस प्रकार से आपको आंसर लिखकर आना है। चलो, सबसे पहला आपका है उपादान कारण। यह वह वस्तु जो कार्य के शरीर का निर्माण करती है उपादान कहलाती है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है ना। मिट्टी जो है वो घड़े का उपादान कारण होगी, जिससे इसका आकार संभव हो पाएगा। अगला आपका है स्वरूप कारण। कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का पूर्व स्वरूप, उसको बोलेंगे हम लोग स्वरूप कारण। अगला आपका है निमित्त कारण, मतलब इस कारण में गति होती है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कुम्हार से ही इस कार्य की उत्पत्ति होगी। अगला है आपका प्रायोजक कारण। कौन सा है? प्रायोजक कारण। जिस उद्देश्य से कार्य का निर्माण होता है, जैसे पानी रखने के लिए, तो जिस उद्देश्य के लिए आपने कार्य का निर्माण किया उसको बोलेंगे हम लोग प्रायोजक कारण, या लक्ष्य कारण भी इसे कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से 4 कारण की व्याख्या इसमें की गई है। अब जो आपका अगला है उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। हम पढ़ेंगे अगला अरस्तु का न्याय सिद्धांत। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी हमने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करिए, और किस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिखे हैं, इनका जो आंसर है आप भी इसको लिखिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको समस्या ना हो। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।